हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर सेशन नंबर 2 ऑफ दिस सीरीज। कल हमने ये सीरीज शुरू की थी 70 डे क्रैक कोर्स टू हेल्प यू क्रैक 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप इस समय सब रिवीजन स्टेज पर होंगे, ऐसा मैंने बताया। इस सीरीज में इन एवरी सेशन हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑफ प्रेटी हाई क्वालिटी हार्ड क्वेश्चन जो यूपीएससी में यूजुअली आते हैं, ताकि आप रिवाइज कर सको और अपने प्रैक्टिस भी कर सको। सेशन 1 आपने कल अटेंड नहीं किया था, वो पॉलिटी का था, जल्दी से उसको भी अटेंड कर लो। आपको प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मैं दे दूंगा। सेकंड सेशन जो आज है वो है इकोनॉमिक्स का। सो 25 क्वेश्चंस वंस अगेन इकोनॉमिक्स के। गेट योर पेन एंड पेपर, उसको लेके जल्दी से लिखना शुरू हो जाओ। अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, टेस्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा तो पॉज कर लो, पढ़ो, आंसर लिखो एंड देन यू कैन टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दिस इज इकोनॉमिक्स सेट 1, सेशन नंबर 2 है। पहला सेशन कल पॉलिटी का था। फर्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ऑन योर स्क्रीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में है, पढ़ लो इसको। With reference to capital expenditure of the central government, which has seen a significant push in 2025-26 budget, consider the following statements। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में है जो कि गवर्नमेंट पिछले कुछ साल से पुश कर रही है। फर्स्ट, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, necessarily reducing private investment in the long run। पहले तो सोचो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअली क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये है जब गवर्नमेंट को उधार लेना होता है, गवर्नमेंट को लोन लेना होता है मार्केट से, तो अगर बहुत सारा लोन गवर्नमेंट ही ले लेती है मार्केट से तो सारी कैपिटल खत्म हो जाती है, तो बिजनेसमैन को लोन नहीं मिल पाता और लोगों को लोन नहीं मिल पाता, सब लोग गवर्नमेंट को ही लोन देना शुरू हो जाते हैं। वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो और मार्केट का पैसा क्राउड आउट हो जाता है जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन लेना शुरू करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो उल्टा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट लोन नहीं ले रही, गवर्नमेंट तो और पैसा खर्चा कर रही है मार्केट में, तो ये उल्टा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट लीड टू क्राउडिंग आउट, तो उल्टा होता है, क्राउडिंग इन होता है, पैसा और आता है। सेकंड, केपेक्स इज कंसर्न नॉन डेट क्रिएटिंग बिकॉज इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट दैट जनरेट फ्यूचर इनकम फॉर द गवर्नमेंट। मतलब केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को नॉन डेट माना जाता है, उधारी नहीं है, क्योंकि इससे जो भी बन रहा है सड़कें, ब्रिज, एयरपोर्ट्स, पुल्स, उन सब से आगे जाकर के गवर्नमेंट को असल में इनकम जनरेट होती है, ये डेट नहीं है, तो ये सही है। थर्ड देख लो, द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जनरली हायर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अगर 1 रुपया खर्चा किया तो वो फिर मल्टीप्लाई होकर कितना गुना कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में। गवर्नमेंट ने 1 रुपया फॉर एग्जांपल खर्च किया, किसी मजदूर को दिया, ठीक है, उस मजदूर ने वो खर्चा किया कुछ बिस्किट खरीदने के लिए, बिस्किट खरीदने के लिए खर्चा किया तो दुकानदार की जेब में वो गया, फिर दुकानदार ने खर्चा किया दूध खरीदने के लिए तो उसकी जेब में गया, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का ज्यादा होता है हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से। आपको पूछा था कितने करेक्ट है, बी शुड बी द आंसर, 2 स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट। अगेन एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पर है, आपको अगर रिवाइज करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो प्लीज इसको आप यहाँ से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सेकंड, consider the following statement regarding standing deposit facility SDF and marginal standing facility। ये 2 बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रेट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला, both SDF and MSF are tools used by RBI to manage liquidity। SDF is used to absorb excess liquidity, MSF is used to provide overnight liquidity। देखो बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का, आप सबने पढ़ा होगा, जहां पे आप पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट अगर आरबीआई को बैंक से पैसा लेना है, मार्केट से पैसा हटाना है या डालना है तो क्या क्या करते हैं, उसके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं जिसमें कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एमएसएफ दोनों आता है। एसडीएफ इज यूज टू अब्सॉर्ब लिक्विडिटी, मतलब कि एसडीएफ का यूज करके आरबीआई बैंकों से पैसा ले लेता है ताकि बैंकों के पास पैसा कम रहे, लिक्विडिटी कम करे। और एमएसएफ के अंडर वो बैंकों को लिक्विडिटी देते हैं कि भाई आप पैसा हमसे ले लीजिए, आपको कमी पड़ रही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब पूरा स्टेटमेंट ठीक है, दिस इज करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड पे आ जाओ, अनलाइक द रिवर्स रेपो एसडीएफ डज नॉट रिक्वायर आरबीआई टू प्रोवाइड कोलैटरल टू कमर्शियल बैंक। मतलब देखो रिवर्स रेपो में क्या होता है, जब आरबीआई बैंक से कुछ पैसा लेता है बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है कि भाई ये गिरवी रखो और मुझे पैसा दे दो।
ये आपका रिवर्स रेपो है। लेकिन एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में वो कह रहे हैं जब आरबीआई बैंक से पैसा लेता है तो उन्हें बदले में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रखनी होती। क्या सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रिवर्स रेपो में रखनी होती है और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आरबीआई को कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रखवानी होती बैंक्स के पास। थर्ड, एमएसएफ रेट इज ऑलवेज लोअर देन रेपो, मतलब कि एमएसएफ रेट रेपो रेट से कम होता है एंड एसडीएफ इज हायर देन रेपो रेट, ऐसा होता है? नहीं, दिस इज द ऑपोजिट एक्चुअली, ये ऑपोजिट है। यूजुअली क्या होता है, जो एमएसएफ रेट है वो रेपो रेट से प्लस 2.5 प्लस 0.25% चल रहा है और एसडीएफ का जो रेट है वो रेपो से थोड़ा कम होता है, माइनस 0.25%। दैट इज हाउ इट यूजुअली वर्क्स। उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका हो गया ए। अगेन इसको अच्छे से देख लो, बैंकिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में बार बार। तो थर्ड एज आई सेड स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट्स ठीक थे। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। इनविजिबल्स इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनविजिबल इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड। इनविजिबल्स में क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो दो हिस्सों में आमतौर पर बटा होता है, आपको पता होगा। एक होता है गवर्नमेंट का कैपिटल अकाउंट और एक होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू अकाउंट। अब उसमें आपको देखना होता है कि कहां पर कौन सा पैसा जा रहा है। आपने देखा होगा बार बार कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, हम बार बार बात करते हैं गवर्नमेंट का कैपिटल अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। कैपिटल अकाउंट का मतलब है वो पैसा जहां पे सामान खरीदा जा रहा है, सामान बेचा जा रहा है। कैपिटल अकाउंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होता है, वो हमेशा डेफिसिट में ही चलता है। हमारा डेफिसिट में चलता है क्योंकि हम लोग हमेशा इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम लोग हमेशा कम करते हैं। उसी में कुछ इनविजिबल्स भी कहलाए जाते हैं। इनविजिबल का मतलब यही हो गया भाई कोई सामान अमान नहीं आ रहा है, उसके बदले में आपको उस पैसे देने के बदले में कुछ सामान आता नहीं दिखेगा। तो इनविजिबल्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट करने में, ये देख लो। अच्छा, हम लोग सॉरी आगे आ गए हैं, पीछे अगर हम चले, इनविजिबल्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इफ यू सी, रेमिटेंस, जो इंडियंस वर्किंग अब्रॉड पैसा वापस भेज रहे हैं इंडियंस, बिल्कुल वो इंक्लूडेड होता है उसमें। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, देखो सॉफ्टवेयर में भी, सॉफ्टवेयर इज व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्विस। सर्विस है कि आपने कोई सर्विस बेची, किसी को वेबसाइट बना के दी, तो बदले में कुछ विजिबली हैंड एक्सचेंज नहीं हो रहा है, गुड्स नहीं एक्सचेंज हो रहे, तो ये भी इनविजिबल है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ये सब कुछ आता है इनविजिबल पेमेंट में। इनविजिबल्स का हिस्सा ही ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब इसके अगेंस्ट कुछ सामान, कोई गुड्स इधर से उधर नहीं जा रहे हैं। ऑल दीज फोर आर करेक्ट, इसका आंसर होगा डी। इनविजिबल्स में ही सब कुछ आता है। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार यूपीएससी इसके बारे में पूछता है। करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सब कुछ आपको ये देखना पड़ेगा। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या रोल है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, रिगार्डिंग सीबीडीसी, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी जो लॉन्च हुआ है, लॉन्च बाय आरबीआई, कंसिडर दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, इट इज अ फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी एंड अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई's बैलेंस शीट। क्या ये आरबीआई की बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी है? देखो, आरबीआई की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी नोट हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए, आप उस पर देखो, उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन अदा करता हूं। आरबीआई गवर्नर गारंटी है कि मैं इस नोट के बदले आपको 50 रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा। तो वो जितने भी नोट आपके पास हैं, जो सर्कुलेशन में करेंसी है, वो सब आरबीआई की लाइबिलिटी है कि आरबीआई को उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। तो क्या फिएट करेंसी भी जो इश्यू हो रही है वो आरबीआई की लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा? जी हाँ, वो आरबीआई की लाइबिलिटी है क्योंकि वो एक करेंसी ही है। सेकंड, unlike money in a bank savings account, digital rupee held in wallet does not earn any interest. आप डिजिटल रुपये अपने वॉलेट में रखेंगे तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पैसा बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं बढ़ेगा। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और बैंक डिपॉजिट एट एनी टाइम विदाउट एनी लॉस ऑफ वैल्यू। कभी भी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई कमीशन नहीं होगा, कोई लॉस ऑफ वैल्यू नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बिल्कुल याद रखना, ये यूपीआई नहीं है, यूपीआई इज नॉट अ करेंसी, यूपीआई से कंफ्यूज मत होना। यूपीआई जस्ट अ मेथड ऑफ पेमेंट, ये करेंसी की बात है। ये कई सारे देश इससे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मानो गवर्नमेंट ने 2,000 रुपए आपको ट्रांसफर करने हैं, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है आप इस पैसे से बच्चे की स्कूल की फीस हो। गवर्नमेंट ट्रांसफर कर दिए, अब गवर्नमेंट को कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आप उसकी बच्चों की फीस ही दोगे, हो सकता है भाई आप कहीं और यूज कर लो। डिजिटल करेंसी में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट उसको प्रोग्राम कर सकती है कि ये 2,000 रुपए आप केवल स्कूल के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर सकते हो, कहीं और वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। ये कुछ यूज केस होंगे डिजिटल करेंसी के, लॉन्ग टर्म में ये गवर्नमेंट करना चाहती है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। First, it is a measure of the value of currency against a weighted average of several foreign currencies adjusted for inflation. मतलब इंडिया के जो करेंसी है, रुपी है, वो और करेंसीज के बदले में डॉलर के टर्म्स में, यूरो के टर्म में, पाउंड के टर्म्स में कितना होगा एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, उसको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलते हैं, ये कह रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसी को हम REER बोलते हैं। एन इंक्रीज इन इंडियाज REER, मतलब जो हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ती है, इंडिकेट्स इंडियन एक्सपोर्ट्स आर बिकमिंग मोर कंपेटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। आप खुद सोचो, अगर इंडिया के रुपये की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कल हमें $1 के बदले आज हमें 100 रुपए मिल जाते हैं, कल को $1 के बदले 50 रुपए ही मिलेंगे, मतलब इंडिया का रुपये स्ट्रांग हो रहा है, तो क्या उससे हमारे एक्सपोर्ट्स ल्यूक्रेटिव हो जाएंगे, मतलब क्या उससे दुनिया इंडिया का सामान खरीदना शुरू हो जाएगी, क्या ऐसा होगा? आप खुद सोचो, कल अगर अमेरिका में बैठा हुआ आज अगर कोई इंसान है, वो $1 खर्च करता है, 100 रुपए का सामान उसको इंडिया से मिल जाता है, कल को वो 100 रुपए खर्च करेगा, उसको कल 50 रुपए का सामान मिलेगा, तो क्या वो इंडिया से सामान लेना चाहेगा? नहीं। जब आपके देश की करेंसी स्ट्रांग होती है तो आपके एक्सपोर्ट ल्यूक्रेटिव नहीं होते हैं, तो आपके एक्सपोर्ट इनफैक्ट नॉन ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं। इनफैक्ट चाइना ये गेम बहुत बहुत समय से खेलता आ रहा है। चाइना इंटेंशनली अपनी करेंसी को वीक रखते हैं ताकि उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते दिखें दुनिया भर में। तो ये उल्टा है एक्चुअली। करंट ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली द ऑपोजिट। थर्ड देखो, REER टेक्स इनटू अकाउंट द प्राइस लेवल्स ऑफ बोथ इंडिया एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। हाँ, क्योंकि भाई कंपैरिजन यही सही होता है कि इंडिया का रुपी है वो दूसरे देश के बदले करेंसी में कितना चल रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि वो ऑपोजिट ट्रू होगा। याद रखो, इकोनॉमिक्स में ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही ज्यादातर आते हैं, बहुत कम है जो एग्जैक्ट डेटा पूछेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू पूछेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो यू शुड बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इसका आंसर 1 और 3 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विद रेफरेंस टू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ RBI कंसिडर द फॉलोइंग। अभी क्या होता है PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कोई बैंक है जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, रूल वगैरह तोड़ रहे हैं, RBI गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो RBI उनको एक तरीके से पनिशमेंट नहीं कहूंगा, लेकिन RBI उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हम आप पर नजर रख रहे हैं, जब तक आप ठीक काम नहीं करेंगे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे काम करना। इसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है, इट अप्लाइज टू ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। क्या ये सारे कमर्शियल बैंक्स पर है? RRBs पर भी लागू होगा? ये स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी होगा? नहीं। तो ये मेनली कमर्शियल बैंक्स के लिए है, बट RRB वगैरह के लिए दूसरा फ्रेमवर्क है, ये इनके अंडर नहीं है, तो उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, बट वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर नहीं आते हैं RBI के। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इट इज ट्रिगर्ड बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर, 3 पैरामीटर के बेसिस पे बैंक इसके अंडर आ जाता है। कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो, नेट NPAs एंड टियर 1 लेवरेज रेशियो। इन 3 के बेसिस पे बैंक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आ जाएगा। सही है? जी हाँ, ऐसे ही बैंक इसके अंडर आते हैं। Once a bank is under PCA, RBI can restrict it from expanding the branch network or paying dividend। मतलब जब तक आप इसके अंडर हो, RBI सहमत नहीं, RBI is not happy with your performance, तो वो आपके वर्किंग पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और ब्रांच वगैरह नहीं ओपन कर देंगे। ठीक है, यस, ये भी एक, इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बट ये भी रिस्ट्रिक्शन RBI लगा सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, रीजनल रूरल बैंक्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो हाउ मेनी आर करेक्ट? 2 आर करेक्ट। आंसर आपका 6 का हो जाएगा बी। रिमेंबर, 6 का आंसर हो जाएगा यहां पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विद रेफरेंस टू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म,
which began impacting Indian exports in 25-26, consider the following statements। ये क्या है, ये बहुत न्यूज में भी था, पहले आप देख लो। ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया था, इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ऑफिशियल नेम CBAM है, कई लोग इसको कार्बन टैक्स भी कहते हैं। क्या था ये भाई? ईयू का कहना है हम जब सामान इंपोर्ट करते हैं, मानो इंडिया से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, ये सामान बनाने में अगर आपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है तो हम बदले में आप पर एडिशनल टैक्स लगाएंगे, क्योंकि भाई आपने एनवायरनमेंट को इंपैक्ट किया नेगेटिवली, उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। इसको CBAM कहते हैं। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट, it is a price adjustment tool imposed by European Union on carbon intensive goods imported from countries with less stringent climate policies। एग्जैक्टली यही मैंने आपको बताया कि जहां जहां पे कार्बन पॉलिसीज स्ट्रिंजेंट नहीं है, वहां से जब इंपोर्ट करेंगे सामान यूरोपियन यूनियन, तो उन पे वो टैक्स एक्स्ट्रा लगाएंगे। दिस इज CBAM। सेकंड देख लो, इट currently applies only to green hydrogen and solar modules to promote renewable energy trade। मतलब ये केवल ग्रीन हाइड्रोजन सोलर मॉड्यूल पर है, नहीं, उल्टा हो गया ना। ग्रीन हाइड्रोजन तो उल्टा, ये किस चीज पर है? ये उन पर है जो कि इंडस्ट्री पॉल्यूट ज्यादा करती है एनवायरमेंट को, जैसे स्टील, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, वो बहुत पॉल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को स्टील बनाने के लिए, तो उन इंडस्ट्रीज पर है। ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह तो इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे उल्टा। थर्ड, रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू CBAM इज शेयर्ड विद एक्सपोर्टिंग कंट्री। मतलब अगर इंडिया पे लग रहा है तो इंडिया को थोड़ा रेवेन्यू मिलेगा, तो ताकि दे कैन ट्रांजिशन टू ग्रीन टेक्नोलॉजी। क्या ऐसा है? नहीं, इट इज नॉट करेक्ट। यही तो प्रॉब्लम है सारी। भाई इंडिया कह रहा है यूरोप से कि ठीक है आपको टैक्स लगाना है, क्योंकि आप कह रहे हो कि भाई सामान का मैन्युफैक्चरिंग गंदा है, तो ठीक है आप टैक्स का पैसा हमको तो दो, ताकि हम लोग ट्रांजिशन तो कर सके, उसका इस्तेमाल करके वी कैन मूव टू क्लीनर ग्रीनर एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो उनका बस ये कहना है हम टैक्स लगाएंगे, बाकी आप समझ जाइए वो पैसा हमारी जेब में ही रहेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट इज वाई ये जो CBAM है इसका बहुत ऑपोजिशन हो रहा है इंडिया में, चाइना में, एक्सेट्रा। तो सेकंड थर्ड रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट केवल ठीक है, तो आंसर हो गया A। हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट? ओनली वन ऑफ दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बाकी सब स्टेटमेंट जहां पर गलत हैं। ठीक है, एज ए सेड, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इन सब इंडस्ट्रीज पर लग रहा है, और इंडिया ने CBAM को चैलेंज भी किया है WTO में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इक्वलाइजेशन लेवी इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वलाइजेशन लेवी क्या है? जो कंपनीज हैं गूगल वगैरह, जैसे गूगल का ज्यादातर पैसा कहां से आता है? वो एड्स देते हैं। जब गवर्नमेंट उन पे कोई टैक्स लगाती है तो वो कहते हैं भाई हम आपको टैक्स क्यों दें, हम तो अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में हमारा कुछ काम ही नहीं है, हम तो केवल एक ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, केवल ऐड दे रहे हैं, हम तो अमेरिका में टैक्स देंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको वर्क अराउंड करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट निकाला था, इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से। कुछ टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आपका बेस्ड इंडिया में हो चाहे ना हो। उसको लेके क्वेश्चन देखो। फर्स्ट, it is a direct tax on income of non-resident digital companies that do not have a physical presence in India। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टेटमेंट, बहुत कंफ्यूजिंग है बहुत लोगों के लिए। ये पार्ट कि भाई इट इज अ टैक्स ऑन डिजिटल कंपनीज दैट डोंट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, ये पार्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑन इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। नहीं, ये एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट में इनकम के अंडर नहीं रखा गया है, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गवर्नमेंट ने करा है। ऐसा क्यों है? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। जैसे इंडिया US ने अग्रीमेंट किया कि भाई आपकी कंपनी, इंडियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी, दोनों देश में टैक्स क्यों दे, या कोई भी कंपनी दोनों देश में टैक्स नहीं देना चाहिए, उनको एक ही देश में टैक्स देना चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए DTA साइन होता है। अगर इक्वलाइजेशन लेवी को इनकम टैक्स का ही हिस्सा माना जाएगा तो इंडिया फिर वो टैक्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि कंपनी बोलेगी हम तो अमेरिका में टैक्स दे रहे हैं। तो इसका लूप होल निकाला गया है, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर रखा गया है ताकि इनकम के अंडर ना आए और DTAA से अलग रहे ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, करेंटली 6% है ऑन ऑनलाइन एड्स एंड 2% ऑन ई कॉमर्स सप्लाई। जी हाँ, 6% 2% के स्लैब बनाए गए हैं। इससे 6% एडवर्टाइजमेंट के लिए हो गया, तो वो जो गूगल वगैरह जो ऐड देते हैं, मेटा मतलब फेसबुक जो ऐड देते हैं, ऐड का पूरा बिजनेस है, आंसू को पूरी कमाई होती है, उनके लिए 6% है। 2% ई कॉमर्स सप्लाई, अमेजॉन वगैरह, इनके लिए 2% टैक्स है। इंडिया हैज अग्रीड टू फेज आउट इक्वलाइजेशन लेवी once pillar 1 of OECD G20 inclusive framework on base erosion profit shifting is fully implemented। मतलब जब ये एक पूरा फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हो जाएगा कि भाई कंपनी को टैक्स देना ही देना है, तब हम लोग वो टैक्स हटा देंगे। क्या ये ट्रू है? हाँ,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है दिस इज नॉट अ परमानेंट थिंग। अभी क्योंकि आप कुछ टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, आप बहाना बनाए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप कुछ टैक्स देना शुरू कर देंगे तो हम ये हटा देंगे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, बी इसका आंसर होगा 2 एंड 3। आई होप आपको समझ में आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है। ये उनके लिए ही है, इनका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, वो पार्ट ठीक है, बट ये इनकम टैक्स का हिस्सा नहीं है, टू अवॉइड इट फ्रॉम DTAA। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to agriculture infrastructure fund consider the following statements। फर्स्ट, अभी क्या है बाय द वे, तो एज अ नेम सजेस्ट भाई, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं, जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह बना रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी हेल्प के लिए फंड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। अब देखो, फर्स्ट, इट इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब आपने पूरी कटाई कर ली है, उसके बाद मार्केट में जाने से पहले, मार्केट में जाने के लिए भी कुछ दिन है, तो कैसे आप उन्हें बचाओगे, फूड प्रोसेसिंग करोगे, कोल्ड स्टोरेज में रखोगे, उस सब के लिए लोन देते हैं। दिस इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। ऑल लोन्स अंडर स्कीम हैव an interest subvention of 3% per annum for a maximum period of 7 years। के इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है? हाँ, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। अब इंटरेस्ट सबवेंशन होता क्या है, पहले ये देख लो। मान लो आपने बैंक से लोन लिया और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का देना पड़ रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट आपकी हेल्प करना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है आप लोन वापस देना शुरू करो, ईएमआई शुरू करो। आपका ट्रैक रिकॉर्ड पहले 5-6 ईएमआई में हम चेक करेंगे, ठीक रहा, ऑन ट्रैक है, सब ठीक से आप पेमेंट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि उसके बाद अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक पार्ट हम देना शुरू हो जाएंगे। मानो 8% है, तो उसमें से 3% गवर्नमेंट दे देगी इंटरेस्ट, आप केवल बचा 5% इंटरेस्ट दो। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। जीरो इंटरेस्ट पे नहीं चल रहा है, कुछ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, लेकिन पार्ट ऑफ इट गवर्नमेंट विल पे। इसको इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं। इट विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज आपका रीपेमेंट रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है। थर्ड, स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल फार्मर एंड पी पैक्स, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्या इन्हीं के लिए है? नहीं, इट्स अ वेरी 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 ब्रॉड स्कीम। एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं, एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज है, वो भी इनके अंडर लोन ले सकते हैं। तो केवल फार्मर्स के लिए नहीं है, केवल पैक्स के लिए नहीं है, मच 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 ब्रॉडर इनिशिएटिव। फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, दो स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हुए। थर्ड स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते रहते हैं, जिसको अच्छे से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म कंसिडर द फॉलोइंग। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने पढ़ा है, उसके बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट, MSP for all 22 mandated crops is fixed by Cabinet Committee on Economic Affairs based on recommendation of the CACP। बिल्कुल ठीक है। MSP को लीगल बैकिंग नहीं है, फार्मर्स ऑल इसका डिमांड कर रहे हैं, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही चलता है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को डिसाइड करती है। CACP क्या है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रिकमेंड करते हैं कितना होगा, आमतौर पर रिकमेंडेशन मान लिया जाता है। This is Commission on Agriculture Cost and Prices. Second, CACP calculates the cost of production using A2 plus FL formula, while C2 cost is used only for reference। बिल्कुल ठीक है। देखो, ये बहुत टेक्निकल टर्म नहीं है, ये बहुत बड़ी डिमांड रही है फार्मर्स की। आपने देखा होगा फार्मर एजुटेशन बहुत कॉमन हो गया इंडिया में, फार्मर्स बहुत चीज डिमांड कर रहे हैं। फार्मर्स की डिमांड क्या है? एक बहुत बड़ी डिमांड ये है कि हमें एमएसपी का फॉर्मूला बदलना है। देखो, एमएसपी गवर्नमेंट कैलकुलेट कैसे करती है? गवर्नमेंट का कैलकुलेशन करने का तरीका ये है, गवर्नमेंट कहती है कि आपका इनपुट कॉस्ट कितना था, मतलब आपने कितने का सामान खरीदा। मानो आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, फर्टिलाइजर, आपका जो भी वाटर इनटेक वगैरह जो भी लगा, सब कुछ मिला के आपका 100 रुपए का सामान था, प्लस फैमिली लेबर, मतलब जो आप काम कर रहे हो, लेबर आपकी, आप दिन भर काम कर रहे हो, मानो उसका 400 रुपए 500 रुपए हमने जोड़ लिया, तो आप कितनी लेबर, मानो 100 रुपए 200 रुपए की आपकी फैमिली लेबर लग रही है, तो जो आपका आएगा 300, इसको 1.5 टाइम्स करके गवर्नमेंट एमएसपी तय करती है। ये गवर्नमेंट का तरीका है कि भाई जो इनपुट कॉस्ट है, फैमिली लेबर है, उसको 1.5 गुना कर लो। फार्मर्स क्या कहते हैं? फार्मर्स का कहना यह है कि भाई इतना काफी नहीं है। फार्मर्स का कहना है कि भाई इसके बाद एक कंपोनेंट और होना चाहिए, वो है रेंटल।
मतलब कई सारे फार्मर्स हैं, फार्मर्स का कहना है कई सारे फार्मर्स हैं जो कि लैंड को रेंट पे लेते हैं एंड उसके बाद वो उस पर फार्मिंग करते हैं। तो भाई जो रेंट आप लैंड का देते हैं उसका भी तो आपको पैसा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने नहीं मानती। गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं भाई, बहुत ही कम ऐसे फार्मर्स होंगे जो लैंड को पहले रेंट करेंगे फिर उस पर पैसा देंगे, तो हम उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। फार्मर्स की डिमांड ये है। फार्मर्स कहते हैं कि स्वामीनाथन फॉर्मूला को आप मानिए, क्योंकि स्वामीनाथन फॉर्मूला में यही सजेस्ट किया गया था कि आप रेंट जो लैंड का होता है वो भी आप लो, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मानती। गवर्नमेंट A2 प्लस FL पे ही चलती है। C2 में इंक्लूड हो जाएगा रेंटल ऑफ द लैंड, बट गवर्नमेंट उसको एग्जैक्टली नहीं मानती है। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। वैसे थर्ड, sugarcane is the only crop for which MSP is replaced by fair and remunerative price. sugarcane के लिए FRP मिलता है, सही है? यस, sugarcane के लिए FRP मिलता है। ये sugarcane के लिए आपको ये नहीं मिलता है, sugarcane के एज ए सेड आपको MSP नहीं मिलता है। क्या अब इसमें अंतर है एग्जैक्टली? हाउ डज दिस वर्क, देख लो। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है sugarcane का कि sugarcane का जो प्राइस है दैट इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड। शुगरकेन का जो प्राइस है जिसको हम FRP कहते हैं, दैट एक्चुअली इज डिटर्मिन्ड बाय द शुगर कंटेंट। कितना शुगर कंटेंट निकल रहा है, तो गवर्नमेंट एक बेस प्राइस रखती है और उसके ऊपर जितना मीठा आपका गन्ना, इतना शुगर कंटेंट निकल रहा है उसके बेस पे आपका बढ़ता है FRP। सेकेंडली, MSP पे तो गवर्नमेंट अक्वायर करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है, लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शुगर के लिए गन्ना नहीं खरीदता है, वो तो शुगर मिल्स खरीदती है ना। शुगर मिल शुगर बनाएंगी, उसके बाद वो आगे जाएगा, तो प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है प्रोक्योरमेंट का भी। इससे शुगर केन के लिए FRP होता है। तरीका यही है, वो सजेशन FRP भी यही तय करते हैं, जस्ट दैट वो FRP में आता है, वो थोड़ा अलग है। तो आंसर आपका हो गया 1, 2 एंड 3, ऑल 3 आर करेक्ट। डी इसका आंसर है। MSP का बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना इसको। ऑल दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आपका आंसर है डी। नेक्स्ट 11 पे आ जाओ। In the context of external sector, what does the term twin deficit identity signify? Twin deficit किसे कहते हैं external sector में? Simultaneous occurrence of high inflation, high unemployment. देखो खुद ही क्वेश्चन कह रहा है एक्सटर्नल सेक्टर की बात हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन तो इंटरनल होता है। हाई रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट नहीं, ये भी इंटरनली हो गया। हाई फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यस दिस इज अ प्रॉब्लम। इसको ट्विन अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम बोलते हैं कई बार। मतलब आपका फिस्कल डेफिसिट भी हाई चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है भाई जितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं उससे कम हम लोग कमा रहे हैं, सिंपल। करंट अकाउंट डेफिसिट भी हम लोग का हाई है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि हम लोग जितना इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं, इसी को हम ट्विन डेफिसिट आइडेंटिटी कहते हैं। आंसर इसका बी होगा। आसान है ये। कुछ सालों पहले इकोनॉमिक सर्वे इस पर बहुत ज्यादा बात की थी उन्होंने, जब वो करंट ट्विन अकाउंट डेफिसिट की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंजल टैक्स के बारे में। Consider the following statements regarding angel tax in India. First, it refers to tax payable on capital raised by unlisted companies via issue of shares when the share price exceeds the fair market value. मतलब कोई कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं, तो उसका एग्जैक्ट स्टॉक कितने का ये तो आपको नहीं पता हो सकता, लेकिन वो कैपिटल रेज करते हैं इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर उनको बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है, उनका ओवर एस्टिमेट कर रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट कहती है भाई अगर आपको ओवर एस्टिमेट करके पैसा मिल रहा है जो आपकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी, तो बीच में हम भी तो टैक्स लेंगे भाई, हमारा भी तो भला होना चाहिए। इसको एंजल टैक्स कहते हैं। एंजल टैक्सेस की अनलिस्टेड कंपनी है और आपको इन्वेस्टर आपकी फेयर वैल्यू से ज्यादा पैसा दे रहा है, तो बीच का हमें कुछ प्रॉफिट चाहिए, ये एंजल टैक्स है। दिस इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, यही होता है। इट इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर कंसिडर किया जाता है, ये भी करेक्ट है। ऐसे ही इसको लिया जाता है। गवर्नमेंट ऑल्दो कई स्टार्टअप्स इसके अगेंस्ट है कि भाई हमको हायर वैल्यू मिल रही है तो भाई हमारा फायदा है ना, आप क्यों हमसे टैक्स ले रहे हो। थर्ड, स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड अंडर DPIIT आर exempted फ्रॉम एंजल टैक्स प्रोवाइडेड दे मीट द सर्टेन क्राइटेरिया। करेक्ट, क्योंकि स्टार्टअप ने शोर मचाना शुरू किया कि भाई हम कैपिटल रेस कर रहे हैं, अगर अच्छी कैपिटल रेस करें तो आप क्यों बीच में टैक्स ले रहे हो। उनके ऑपरेशन से गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, कुछ स्टार्टअप्स जो DPIIT के अंडर रजिस्टर्ड हैं हम उनसे ये टैक्स नहीं लेंगे,
ऑल दीज थ्री आर करेक्ट। सी इसका जवाब है। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स हियर आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, with reference to inverted duty structure consider the following statement। बहुत इंटरेस्टिंग है, जीएसटी से रिलेटेड है ये। inverted duty structure, it occurs when import duty on finished product is higher than import duty on raw material to produce them। ऐसा होता है? क्या होता है inverted duty structure? सोचो, is this correct? नहीं, ये उल्टा है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, बहुत सिंपल है। देखो जीएसटी कैसे काम करता है। जीएसटी का बहुत आसान तरीका ये है काम करने का कि मान लो मैं एक बिस्किट बनाता हूं, मैं बिस्किट बनाने की कंपनी है, ठीक है। मैंने बिस्किट बनाने के लिए शुगर खरीदा और मैंने बिस्किट खाने के लिए मैदा खरीदा वगैरह वगैरह, ये सब मैंने खरीदा, ठीक है। तो जब मैंने अपना रॉ मटेरियल खरीदा, मेरा रॉ मटेरियल है, जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा तो उस समय मैंने जो जीएसटी दिया कुल मिला के, मानो 20 रुपीज इस पे दिया, 20 रुपीज इस पे दिया, तो मैंने 40 रुपीज का जीएसटी दे दिया है। जब मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं मैंने 40 रुपीज का जीएसटी दे दिया। अब सिस्टम कैसे काम करता है कि जब मैं बिस्किट बना के बिस्किट बेचूंगा मार्केट में, मतलब फिनिश प्रोडक्ट जब मैं मार्केट में बेचूंगा तो भी मुझे जीएसटी मिलेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपने जो जीएसटी दिया था 40 रुपए, कस्टमर जो आपको जीएसटी देगा, मानो कस्टमर अगर आपको 40 रुपए जीएसटी देता है तो ये आप रख लो, आपका एडजस्ट हो गया। आपने जीएसटी दिया था पहले, वो आपको यहां से वापस मिल गया, तो बस आपका हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे तब होती है जब रॉ मटेरियल पे मैंने 40 रुपए जीएसटी दिया, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट पे मुझे जीएसटी कस्टमर से केवल 20 रुपए ही मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी ऐसा बनाया है कि बिस्किट पे जीएसटी कम है और इन रॉ मटेरियल पे ज्यादा है। तो अब होता क्या है कि मैंने जीएसटी दिया ज्यादा है और मुझे मिल कम रहा है, तो गवर्नमेंट को मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। कब तक मैं इतना उधार झेलूंगा? तो गवर्नमेंट लंबे समय तक पैसे वापस नहीं करती है, गवर्नमेंट एडजस्ट करने की कोशिश करती है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कब होता है? जब रॉ मटेरियल का जीएसटी ज्यादा है या कोई टैक्स ज्यादा है और फिनिश प्रोडक्ट का कम है। अब पढ़ो इसको। इट अकर्स व्हेन ड्यूटी या फिर इसको अभी टैक्स मान लो, कोई भी जीएसटी ऑन फिनिश प्रोडक्ट इज हायर देन द रॉ मटेरियल। क्या ये ऐसा है? नहीं, ये उल्टा है। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब होता है जब रॉ मटेरियल का जीएसटी ज्यादा है, फिनिश प्रोडक्ट का जीएसटी कम है, तो आपको कम मिल रहा है, तो ये उल्टा है एक्चुअली। सेकंड, दिस स्ट्रक्चर एक्ट्स एज अ इंसेंटिव फॉर प्रोडक्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बिल्कुल ठीक बात है भाई, मेरा पैसा फंस रहा है, मैं इतना पैसा लगा रहा हूं, गवर्नमेंट से मुझे अटक रहा है पैसा, तो भाई ये तो डिसइंसेंटिव है ना, मैं क्यों प्रोडक्शन करूंगा फिर? बिल्कुल ठीक है। रेक्टिफाइंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग जीएसटी ऑन फिनिश प्रोडक्ट और डिक्रीजिंग इट ऑन इनपुट। हाँ, ये करना पड़ेगा आपको, इनपुट कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, एंड प्रोडक्ट पे जीएसटी बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो इन्वर्टेड ना रहे ड्यूटी स्ट्रक्चर। दैट इज हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था आपका, सेकंड और थर्ड ठीक है, सॉरी, बी इसका आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही काम करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, आंसर 13 का हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 14th पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप क्यों ज्वेलरी या फिर गोल्ड बिस्किट लेके रखोगे, आप सीधा बॉन्ड खरीद लो हमसे सॉफ्ट कॉपी में। इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, डिनोमिनेटेड इन द ग्राम्स ऑफ गोल्ड। जी हाँ, आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के लिए। इंटरेस्ट रेट 2.5% फिक्स्ड है और सेमी एनुअली मिलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स का रिडम्पशन पे एग्जेम्पशन मिलता है। मतलब कैपिटल गेन टैक्स का मतलब जब आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हैं तो जो प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है। भाई अकेले अकेले क्यों प्रॉफिट खाओगे, हमको भी पैसा दो। ये कैपिटल गेन टैक्स होता है, प्रॉपर्टी पे, शेयर्स पे, इन सब पे लगाया जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी यही है कि अगर आपने पूरा एंड टेन्योर 8 साल तक उसको रखा अपने पास, उसके बाद बेचा, तो उसमें जो प्रॉफिट है गवर्नमेंट उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेगी। ये इसका बहुत बड़ा इंसेंटिव है, ये करेक्ट है।
इसलिए गवर्नमेंट की क्यों कर रही है, ताकि गवर्नमेंट लोगों को पुश करे कि फिजिकल गोल्ड ना खरीदो, हमको बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम होता है, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए केवल ले रहे हो तो ऐसे ले लो, आपका भी फायदा हमारा भी फायदा, आपसे टैक्स भी कम लेंगे। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट करती है। हाँ, 8 साल तक आपको अपने पास रखना पड़ेगा, पूरी मैच्योरिटी तक, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा कैपिटल गेन टैक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। जीनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है? व्हाट डज द जीनी कोफिशिएंट मेजर? रेट ऑफ इन्फ्लेशन, लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, या रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इन सभी का कोई ना कोई पैरामीटर होता है, लेकिन जीनी कोफिशिएंट है इनकम इनइक्वालिटी इन अ पॉपुलेशन। अगर जीनी कोफिशिएंट 0 है मतलब कोई इनइक्वालिटी नहीं है, सबके पास बराबर पैसे हैं। जीनी कोफिशिएंट अगर हाईएस्ट है तो मतलब सब एक बंदे के पास ही सारा पैसा है। इनकम इनइक्वालिटी ये बताते हैं। 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब एक ही आदमी के पास सारा पैसा है, और 0 का मतलब है कि भाई सबके पास पैसा बराबर है। आंसर जीनी कोफिशिएंट का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आईएमईसी के ऊपर है। With reference to IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor, consider the following statements. Number 1, it is a part of partnership for global infrastructure and investment initiated by the G7. G7 इनिशिएट किया था, G20 जब इंडिया ने होस्ट किया था तब इसको अनाउंस किया गया था। ये एक तरीके से काउंटर कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, उसके अगेंस्ट नहीं है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इसमें से उसके चाइना के साथ भी खड़ी हैं, बट एटलीस्ट फॉर इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू एक ऑल्टरनेट मेथड प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी का। सेकेंड, कॉरिडोर कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट सेगमेंट्स। एक है ईस्ट कॉरिडोर कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया कनेक्टिंग इंडिया टू अरेबियन गल्फ, एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग अर्बन अरेबियन गल्फ टू यूरोप। बिल्कुल ठीक, इंडिया से यूरोप तक की कनेक्टिविटी है थ्रू यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, इन सब जगह से होके। सेकेंड भी ठीक है। एम्स टू प्रोवाइड रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क टू सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग मैरीटाइम एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स। बिल्कुल ठीक, यही आईएमईसी है। अब इसकी एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है भाई, अभी तो सिचुएशन ऐसी है मिडिल ईस्ट में, यू नो कि कुछ हो नहीं रहा है। वैसे भी जब G20 हुआ था उसके तुरंत बाद कुछ हो नहीं पाया था, खास क्योंकि इजराइल हमास का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो गया था। इजराइल इसमें पार्टनर है, सऊदी पार्टनर, तब रुक गया था। अब ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रुका हुआ है फिलहाल के लिए। आंसर इसका सी है। ऑल दीस गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आईएमईसी पहले भी न्यूज में था, अभी वो रीजन पूरा न्यूज में चलता है वैसे भी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दीस गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लू बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। ब्लू बॉन्ड में न्यूज में था बहुत। First, these are debt instruments issued by the government or corporations to raise funds specifically for marine and ocean-based projects. देखो बॉन्ड है तो डेट इंस्ट्रूमेंट ही है, वो तो पक्का ही है, और ब्लू नाम लिखा है तो तुक्का भी आप मारोगे तो वो मरीन और ओशन के रिलेशन में ही होगा, तो अगर आप तुक्का भी मारोगे तो सही है। SEBI has recently expanded definition of green debt securities to include blue bonds related to sustainable water management, maritime activities. जी हाँ, ये सेबी भी कोशिश कर रही है लोग खरीदे इसको, तो वो सस्टेनेबल आपका जो ग्रीन डेट सिक्योरिटी है उसमें इसको भी लाया गया है। थर्ड है, अनलाइक द ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ्स, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सस्टेनेबल फिशरी। भाई अगर आप खुद देखो, आप ऐसे देख लो, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये कैसे ट्रू हो सकता है? ये कह रहे हैं केवल कोरल रीफ्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे खुद ही लिखा है कि फॉर मरीन ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स। ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स का कोरल रीफ थोड़ी होगा, कोरल रीफ का कंजर्वेशन होता है, प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दैट, मच 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 वाइडर। फर्स्ट और सेकंड ठीक है, ए करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग। ठीक है, ए आंसर है 17th का, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट करते हैं 18th। रिगार्डिंग कोर इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग। कोर इन्फ्लेशन आप सबने पढ़ा होगा, वो इन्फ्लेशन का नंबर जहां पे हम फूड और फ्यूल को नहीं गिनते, क्योंकि फूड और फ्यूल दो ऐसी चीजें जो बहुत वॉलेटाइल हो जाती हैं। फ्यूल की हमारी डिपेंडेंसी इतनी है, 85% से ज्यादा 88% बाहर से आता है, आपने न्यूज में इतना देख ही लिया है आजकल। और फूड क्योंकि मॉनसून डिपेंडेंट बहुत रहता है, भाई अगर बारिश नहीं हुई तो फूड में इन्फ्लेशन एकदम से आ जाता है।
तो ये दो चीजें क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसको अलग रख के हम इन्फ्लेशन जो नापते हैं उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इट एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल। जी हाँ, यही है। If headline inflation is significantly higher than core inflation, it indicates that inflation is primarily driven by supply side shock in food and energy। बिल्कुल सही, दोनों चीजें सेम ही कह रहे हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब सब कुछ इंक्लूड है, उसमें फूड फ्यूल को मिला दिया है आपने। कोर इन्फ्लेशन मतलब फूड और फ्यूल को नहीं जोड़ा, यही अंतर है। अब थर्ड देखो, इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो आरबीआई की होती है यूजेस कोर इन्फ्लेशन एज अ प्राइमरी टारगेट। क्या हम कोर इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं? इन्फ्लेशन टारगेट वैसे क्या है आप सबको पता होगा, 4% प्लस माइनस 2% का टारगेट है, मतलब 2 to 6% पे हमें रहना होता है। क्या ये कोर इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं? नहीं, ये इनका टारगेट होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। जो हमारा सीपीआई नापा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन नापता है, वो कोर इन्फ्लेशन को नहीं नापता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आंसर आपका हो गया है बी। थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो कोर इन्फ्लेशन नहीं, हेडलाइन इन्फ्लेशन को नाप रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग। अब ये क्या है भाई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम? गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को खास करके जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग में, उनको बोलती है कि आपको एक कोटा दिया जा रहा है कि आप इतना ही पोल्यूशन कर सकते हो, उससे कम करोगे तो आपका कोटा बचा रह गया, कुछ कार्बन क्रेडिट बचे रहेगा, वो आप बेच सकते हो मार्केट में। अपने लेवल से ज्यादा आप पोल्यूशन करोगे तो कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे पहले, फिर वो कर सकते हो। तो एक कोटा मिल गया कि इतना पोल्यूशन कर सकते हो और उसको बेच खरीद सकते हैं। अब देखो, it is an indigenous carbon credit market where carbon credit certificates are issued to the entities that reduce their greenhouse gas emission। यही मैंने बताया, जो गवर्नमेंट ने टारगेट दिया, मानो एक फैक्ट्री को बोला 100 टन ही केवल कार्बन एमिट कर सकते हो, 100 से कम वो केवल 90 करते हैं तो उनका बचा हुआ कोटा है 10, वो किसी और कंपनी को बेच सकते हैं जो ज्यादा एमिट कर रहा है अपने से। सेकंड देखो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई इज द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दिस स्कीम। हाँ, यही है जो स्टार रेटिंग वगैरह भी निकालते हैं, आपका एसी का 3 स्टार 4 स्टार, फ्रिज का जो होता है वो यही निकालते हैं। It allows for both compliance market for obligated entities and voluntary market for non-obligated entities। अब ये क्या है? देखो, दो तरह की कंपनीज हैं इसमें। एक ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, ऑब्लिगेटेड एंटिटीज का मतलब वो कंपनी जिनको की टारगेट गवर्नमेंट ने दिया है कि इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं पॉल्यूशन, नहीं तो खरीदना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट अलग से। उनके लिए तो कंप्लायंस मार्केट है ही है। कुछ नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज मतलब कुछ ऐसी कंपनी है जिनको गवर्नमेंट ने कोई टारगेट नहीं दिया है, लेकिन वो अपने से ही कह रहे हैं कि भाई हम कम कार्बन क्रेडिट करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम कुछ और करेंगे, हम ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे। तो वॉलेंटरी एंटिटीज के लिए भी मार्केट है, वो भी ट्री वगैरह लगा के कार्बन क्रेडिट गवर्नमेंट से पा सकते हैं जो वो बाद में बेच सकते हैं। अगर आपकी कंपनी है, आप इस लिस्ट में नहीं हो कि आपको टारगेट मिला, तो आप अलग से अपना पेड़ वेड़ लगाओ, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से पाओ, वो बेच दो, कमाई करो उससे। तो ये दोनों के लिए ही है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका डी। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, कार्बन क्रेडिट स्कीम ऐसे ही इंडिया में अभी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में है। Consider the following statement regarding PM Pranam scheme. First, aims to reduce the size use of chemical fertilizers by incentivizing the states to adopt alternative fertilizer। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल रहे हैं भाई फर्टिलाइजर सब्सिडी वाली बहुत ज्यादा है, उसको आप कम करो यूज करना, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यूज करो। जी हाँ, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? Under the scheme, 50% of fertilizer subsidy paid by the state is given back to the state as a grant। Yes, this is correct। मतलब मानो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ने इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल 100 करोड़ कम किया है कि भाई और फर्टिलाइजर यूज किए हैं, तो इसका आधा 50 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमपी को ट्रांसफर कर देगा कि भाई एज अ ग्रांट है, जाओ ऐश करो, जाओ अपना डेवलपमेंट करो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का। तो ये करेक्ट है। Grant can be used for both creation of asset related to technological adoption of alternative fertilizer at the village level। जी हाँ, जो भी ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है इस सेकंड वाले पॉइंट के अंडर, वो आप ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को अडॉप्ट करने के लिए विलेज लेवल पे और भी काफी कुछ कर सकते हैं। आंसर आपका हो गया सी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये है पीएम प्रणाम स्कीम आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
के शेप्ड रिकवरी इन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होती है के शेप्ड रिकवरी? बहुत आसान सा वो ग्राफ होता है, आपने देखा होगा। मानो इकोनॉमी में एकदम से डाउनफॉल आ गया, जैसे कोरोना में हुआ था ना, कोविड में, मानो ऐसे इकोनॉमी जा रही है, फिर रिकवरी शुरू होती है, लेकिन रिकवरी कुछ सेक्टर्स की हो रही है, कुछ सेक्टर्स की ऐसे जा रही है रिकवरी। ये होता है के शेप, कि भाई एकदम से गिरा, कुछ सेक्टर्स उठने लगे अच्छे से एकदम से, कुछ सेक्टर्स अभी नहीं ठीक से उठ रहे हैं, इसको आप के शेप रिकवरी बोलते हैं। अब आप देखो, ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी रिकवरिंग एट द सेम यूनिफॉर्म रेट, नहीं। डिफरेंट सेक्टर्स और पॉपुलेशन रिकवरिंग एट डिफरेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, जी हाँ, यही है आपका के शेप रिकवरी, कि भाई रिकवरी जब हो रही है, कुछ सेक्टर या कुछ सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन अच्छी रिकवरी कर रहे हैं तेज, कुछ हल्के कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है उनकी, इसको के शेप रिकवरी बोलते हैं। बी इसका आंसर है 21 का। आसान है काफी, आप सबने पढ़ा होगा ये। नेक्स्ट आ जाओ 22 पे। With reference to foreign venture capital investors, consider the following. Foreign venture capital investors के बारे में है। First, they are investors incorporated outside India. Foreign है तो ये बात तो ठीक है। That invest in domestic venture capital undertaking और VCF, जी हाँ, यही करते हैं वो। बाहर का पैसा इंडिया में लाके इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट, इंडिया के जो कैपिटल वेंचर कैपिटल हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अनलाइक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई, दे डोंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद सेबी, जी नहीं भाई, हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट है रजिस्ट्रेशन वगैरह में। हमारा बस चले तो हम बाहर जो बच्चा पैदा हुआ अमेरिका में उसका भी यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले, तो हम लोग तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, सेबी में भी करवाना होगा आपको। दे आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टार्टअप, जी हाँ, स्टार्टअप की इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट्स ठीक है, 1 और 3, आंसर इसका हो जाएगा बी। सेकंड गलत है क्योंकि इनको सेबी से रजिस्टर करना होता है। 3 और क्वेश्चंस हैं इस वाले सेशन में हमारे। 23 पे आ जाओ जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गिग इकोनॉमी। फर्स्ट, गिग वर्कर्स क्या होते हैं? वो स्विगी जोमेटो के डिलीवरी एजेंट्स, उबर ओला में जो काम करते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। They are defined as those who perform work or participate in a work arrangement outside of a traditional employer-employee relationship. जी हाँ, वो एक gig work होता है। Code on Social Security 2020 was the first law to recognize gig workers and platform workers for the purpose of social security benefit. हाँ, social security benefit मतलब इंश्योरेंस वगैरह को कुछ मिलना चाहिए, उसके लिए अब लॉ आ गया है। Under the current legal framework, gig workers are entitled to same minimum wage and paid leave. नहीं, ये नहीं हुआ है, यही थोड़ी प्रॉब्लम है। कोई मिनिमम वेज या पेड लीव वगैरह नहीं है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट गिग वर्कर का यही है, कुछ जितना घंटे काम करना है करो, जितने दिन करना है करो, हफ्ते में 2 दिन करना है 2 दिन करो, 4 दिन करना है 4 दिन करो, आपकी मर्जी है, तो इसीलिए ये अलग है। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। थर्ड स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। 1 और 2 ओनली आर करेक्ट। ठीक है, सेकंड लास्ट 24 पे आ जाओ। Regarding national logistics policy, consider the following. भाई गवर्नमेंट का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स मतलब सामान को यहाँ से वहां भेजने का दाम कम करना चाहती है, गवर्नमेंट उसको इजी बनाना चाहती है। अब इसमें क्या है? प्राइमरी गोल इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया फ्रॉम करंट 13 to 14% ऑफ जीडीपी टू 8% ऑफ जीडीपी बाय 2030। हाँ, इसी में देखो चाइना जीत जाता है। चाइना दुनिया भर में इतना एक्सपोर्ट करता है, तो दे हैव डेवलप्ड एन एक्सपर्टीज in exporting stuff at a much lower cost. Second, it introduces unified logistics interface platform to bring all digital services related to transportation onto a single portal. जी हाँ, single portal पे लाके it tracking becomes much easier, interaction becomes much easier, ये सब कुछ बहुत easy हो गया है उससे. Third, policy aims to ensure that India reaches top 25 in logistics performance index by 2030. हाँ, देखो ये सब जुड़ा हुआ है एक्सपोर्ट से। जितना आप लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट उतना ज्यादा आपका अट्रैक्टिव होता चला जाएगा। ऑल दिस इज रिलेटेड टू ईच अदर। तीनों ठीक है, आंसर आपका सी है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम लोग ऊपर आना चाहते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टोबिन टैक्स? बहुत इंटरेस्टिंग है। टोबिन टैक्स जिन्होंने दिया था उनको नोबेल प्राइज मिला था बाय द वे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है टोबिन टैक्स का कॉन्सेप्ट। इट्स अ टैक्स ऑन कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफस्टाइल, टैक्स ऑन विंडफॉल प्रॉफिट ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी इंड्यूस्ड स्पेकुलेटिव ट्रेड्स, या टैक्स ऑन वेल्थ इनहेरिटेड बाय सक्सेसर ऑफ अ डिजीज पर्सन। क्या है टोबिन टैक्स, बताओ भाई। टोबिन जी ने कहा था
कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स होने के बाद करेंसी में बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है इधर से उधर। तो कई लोग क्या कर रहे हैं, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने में, डॉलर को रुपी को कन्वर्ट करने में जो थोड़ा बहुत बचता है उनको, उसी में वो बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो वो बार बार डॉलर बेचते हैं, फिर रुपी बेचते हैं, ये स्पेक्युलेटिव मार्केट में जाके बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो गवर्नमेंट को इनको रोकने के लिए टैक्स लगा देना चाहिए, जिससे कि करेंसी थोड़ी स्टेबल रहे। इसको टोबिन टैक्स कहा जाता है। शॉर्ट टर्म करेंसी, फॉरेन करेंसी को आपको बचना है तो उसके लिए टैक्स लगाने को टोबिन टैक्स कहते हैं। मतलब कि अगर आप डॉलर से रुपी कन्वर्ट कर रहे हैं इंडिया में, रुपी से डॉलर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत छोटा टैक्स 0.1% के आसपास आपको देना पड़ता है वो कन्वर्जन पे, उसको टोबिन टैक्स कहते हैं। ये उनके लिए क्या गया कि जो रोज रोज बार बार कन्वर्जन कर रहे हैं उनको थोड़ा टैक्स देना पड़े ज्यादा, तो उनको थोड़ा डिस्करेजमेंट मिले। और जो खुद ही मतलब ठीक ठाक जो कि गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो जेन्युइनली करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हैं, उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टैक्स बहुत छोटा है, एक ही बार उनको करना है। इसको टोबिन टैक्स कहते हैं। जैसे उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसके लिए, जो इन्होंने पूरा अपना टोबिन टैक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। दिस वॉज आवर फर्स्ट सेशन फॉर इकोनॉमिक्स। सीरीज का दूसरा सेशन है जो हमारी प्रीलिम्स 2026 क्रैक सीरीज चल रही है। सेशन नंबर 2 है, पहला सेशन पॉलिटी का था, ये इकोनॉमिक्स का था। आई होप इन क्वेश्चंस आपका रिवीजन भी हुआ है, आपने कुछ सीखा भी है। थर्ड सेशन होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कल, 25 क्वेश्चंस वंस अगेन। तैयार रहना, दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज एंड बेस्ट वे टू मेक श्योर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। पीडीएफ का चाहिए रिवाइज करने के लिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ भी क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, स्पेसिफिक टॉपिक से वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। नए हो तो डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। मैं आपसे मिलता हूं द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।